क्या आपके पद पे रहते हुए कभी आपको ऐसा लगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली और आपने ईमानदारी का एक तरीके से उदाहरण पेश किया हो? इंजन में 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन भी होते हैं। ये क्या होते हैं? सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, रामू जी ने कहा था। क्या है इसका मतलब? आइए आइए रविंदर जी, आइए, बैठिए रविंदर जी। कंफर्टेबल है रविंदर जी आप? जी सर। बताइए अपने बारे में कुछ रविंदर जी बोर्ड को। मैंने अपनी 10th की स्टडी मेरे गांव जांगलू से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूरी की, और उसके बाद 12th के लिए मैं पास ही के गांव में श्री विलेश्वर स्कूल में साइंस मैथ से मैंने अपनी 12th करी। उसके बाद MNIT जयपुर से मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री प्राप्त करी, और वर्तमान में मैं वीडियो के पद पर कार्यरत हूँ मेरे ही गृह ब्लॉक में पांचू में। आप एक ग्राम विकास अधिकारी हैं? जी सर। ग्राम विकास अधिकारी तो बहुत ही ऐसा माना जाता है, एक ऐसा पद होता है जो जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है और भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगते हैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पर। क्या आपके पद पर रहते हुए कभी आपको ऐसा लगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली और आपने ईमानदारी का एक तरीके से उदाहरण पेश किया हो? बताएं इसके अपने बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में। जी सर, चूँकि ग्राम विकास अधिकारी को जो पद है वो बिल्कुल ऐसे ग्रास रूट पे जो प्रशासनिक गतिविधियाँ होती है उनको संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस वजह से कई बार ये देखा जाता है कि जो सरकार के जो कार्य है, जो योजनाएं हैं, उनका जो ग्रामीण लेवल पे अगर देखें तो फिर ग्राम विकास अधिकारी जब वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करता है या फिर उन गतिविधियों का संपादन करता है तो ऐसा लगता है कि वो अपना वहाँ पे फ़ायदा या व्यक्तिगत लाभ देख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। कुछ कारणों के चलते ऐसी भ्रांतियां फैल जाती है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी ही ऐसा एक पद है जो गांव में जो लोगों की समस्या है उनको सुनते हुए उसे ऊपर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और हालांकि सरकार द्वारा भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जो ऐसी कुछ अगर गतिविधियां हो भी रही है तो उनको रोक रहे हैं, जैसे कि सोशल ऑडिट के माध्यम से, या फिर हम देखेंगे जो समय समय पर उच्च अधिकारियों की विजिट होती है उसके माध्यम से अगर ऐसी कोई गतिविधि करता हुआ पाया जाता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जा रही है। सोशल ऑडिट तो न्याय संगत है नहीं, कानूनी मान्यता कहाँ है सोशल ऑडिट की? लेकिन ये तो एक सामाजिक एक तरीका है जिसके तहत हम लोग एक रिपोर्ट पेश करते हैं, उनकी रिपोर्ट को दफ्तर के अंदर बंद कर दिया जाता है। उससे क्या प्रभाव पड़ता है? फिर भी ऐसा देखा जाता है कि जब सोशल ऑडिट करने जब कोई प्रतिनिधि आते हैं या फिर ब्लॉक की तरफ से जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं तो उनके साथ ग्रामीणों की भागीदारी होती है, ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। तो उस ग्राम सभा के दौरान ग्राम सेवक और सरपंच की जवाबदेहिता बन जाती है, अपने कार्यों का विवरण प्रस्तुत करें, क्योंकि गांव वालों को भी उन चीज़ों के बारे में जानना होता है। तो इस कारण से वो एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और सोशल ऑडिट साथ ही अनिवार्य भी कर दी गई है कि आपको मनरेगा की सोशल ऑडिट करवानी होगी। तो इसके चलते भी इन कार्यों में काफ़ी पारदर्शिता बढ़ी है। अच्छा रविंदर जी, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है? जी सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अब आप वीडियो के पद पर काम कर रहे हैं। अभी सिविल सेवा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किस प्रकार से आप अपना इनपुट यूटिलाइज करेंगे और सिविल सेवा में से लाभ लेंगे? सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ऐसा विस्तृत उसका वो पढ़ाई का क्षेत्र होता है, इसमें अलग अलग चीज़ें जैसे कि मशीनों की गतिविधि क्या है, या फिर जैसे कि थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स जैसी चीज़ें हैं जो में सामान्य जो मशीनें यूज होती है जैसे पंप हो गए या अदर जो एक्टिविटीज़ है या टर्बाइंस वगैरह, पावर प्लांट वगैरह, उनकी काफ़ी समझ हमें देते हैं। तो अगर मैं एज ए अधिकारी वहाँ पर किसी ऐसी प्लांट का विजिट करने अगर जाता हूँ या फिर मेरे आसपास ऐसी कोई लोकेशन होती है, साइट होती है, तो मैं वहाँ पर जाके चीज़ों को आसानी से समझ सकता हूँ। और साथ ही इसमें देखा जाता है कि हमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसी चीज़ें हुई या फिर ह्यूमन मैनेजमेंट की चीज़ें हैं उनके बारे में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ाया जाता है। साथ ही क्वालिटी मैनेजमेंट जैसी चीज़ें या फिर एर्गोनॉमिक्स जैसी चीज़ें जो उस कार्य का अपने कार्यालय में किस प्रकार से गतिविधि को मैनेज करना है, तो ये सब चीज़ें मैं प्रशासन में रहते हुए इनका प्रयोग कर सकता हूँ। थैंक यू रविंद्र जी। रविंद्र जी, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से BTech किया है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का साधारण कार्य यही है कि जो सामान्य जो मशीनें हैं उनकी क्या गतिविधि है, या फिर हम देखते हैं कि जो दैनिक जीवन में जो ऑटोमोबाइल से लेकर के एक छोटी से छोटी मशीन या नीडल भी है, जो वहाँ तक भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी यूज़ देखा जाता है। बेसिकली ये यंत्रों से संबंधित है, जहाँ कहीं भी कोई गतिविधि या फिर कोई अरेंजमेंट्स देखे जाते हैं या पुल निर्माण जैसी चीज़ें होती हैं, उन सब में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बड़ा रोल है और ये काफ़ी पुरानी ब्रांच मानी जाती है। इंजन में 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन भी होते हैं, ये क्या होते हैं? तो 2 स्ट्रोक इंजन में बेसिकली ये देखा जाता है कि जो कंबशन और एग्जॉस्ट और ये जो गतिविधियां हैं या फिर फ्यूल फीडिंग की जो ये एक्टिविटीज़ है वो इंजन के 2 स्ट्रोक्स में कंप्लीट हो जाती है, जिसमें जो
क्रैंक शाफ्ट है वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है, उसमें 2 गतिविधियां और दूसरे रोटेशन में कंप्लीट गतिविधि हो जाती है। इस कारण से वो 2 स्ट्रोक आ जाता है। और 4 स्ट्रोक में जो एग्जॉस्ट, कंबशन या फिर सक्शन और ये जो गतिविधि है वो अलग अलग 4 स्ट्रोक्स में कंप्लीट होती है। तो इसी कारण से वो अलग अलग इनका यूज भी होता है। इफिशियंसी कौन से इंजन की ज़्यादा होती है, 2 स्ट्रोक की या 4 स्ट्रोक की? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, बोल रहा हूँ। चलिए, तो पेट्रोल में 2 स्ट्रोक होता है या 4 स्ट्रोक होता है सर पेट्रोल इंजन में? पेट्रोल इंजन में 2 स्ट्रोक भी यूज कर सकते हैं, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 4 स्ट्रोक भी यूज कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें पेट्रोल और एयर मिक्सचर का यूज होता है, जो कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक होना इनकी अलग अलग इंजन की वो कार्य प्रणाली है। बाकी इनको दोनों में यूज कर सकते हैं पेट्रोल को। क्या डीजल में भी 4 स्ट्रोक हो सकता है? तो डीजल में जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 स्ट्रोक ही यूज होता है। प्लाज्मा अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था मैटर की 4th स्टेट कही जाती है, जिसमें उसे अत्यधिक तापमान पर गर्म करने के कारण जो मैटर है वो आयनों में विभाजित हो जाता है, जिसके चलते उसकी जो एक्टिविटीज़ या फिर जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज हो जाती है। पानी की चौथी अवस्था क्या है? पानी की चौथी अवस्था सर सुपर हीटेड स्ट्रीम, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर ये सही हो तो। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि सर जब पेट्रोल में इथेनॉल जैसी ये जो कार्बन प्रोडक्ट है इनका मिक्सचर बनाया जाता है, जिससे कि क्योंकि इथेनॉल बाई वो उनका प्रोडक्ट है, अपन बायोफ्यूल का ही प्रोडक्ट है, तो इसकी सहायता से हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को हम वेस्ट मटेरियल हुए या फिर कृषि मटेरियल जो है जो वेस्ट हो जाते हैं उनकी सहायता से प्राप्त करके अब पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं, जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स पर जो अपनी डिपेंडेंसी वो कम हो जाती है। तो इसी कारण से ये पर्यावरण के लिए यूज़फुल है। तो हम इसको 100% तक क्यों इस्तेमाल नहीं कर लेते? क्योंकि इनकी एफिशिएंसी कम होती है, और साथ ही इनके अंदर जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो हमें गैसेज मिलती है इथेनॉल के बर्निंग से, वो इन्वायरमेंट के लिए वैसे अदर तरीके से भी हार्मफुल हो सकते हैं, और साथ ही एफिशिएंसी बहुत कम है इनकी। ठीक है रविंदर जी। सर रविंद्र जी, आपका संबंध जांगलू से है। जी सर। जांगलू क्यों जाना जाता है? जांगलू में गुरु जम्बेश्वर महाराज जो बिश्नोई संप्रदाय के जो मुख्य धारक है या फिर हम कह सकते हैं गुरु है, तो उनकी वहाँ पर जो उनकी वस्तु है जैसे चिंपी और चोला है, वहाँ पर उनका एक मंदिर बना हुआ है। साथ ही जांगलू जैसे बीकानेर जो क्षेत्र है उनको प्राचीन समय में जांगल प्रदेश कहा जाता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं संबंध जांगलू गांव से होने के प्रमाण मिलता है, क्योंकि एक शिव मंदिर से एक प्राचीन ज्वेलरी प्राप्त हुई है, तो वो बताती है कि यह जांगलू जो ये प्रदेश है वो कहीं ना कहीं चौहान राज्य के समय से ही यहाँ पे स्थित है। आपने एंशेंट हिस्ट्री में अभिरुचि दर्शाई है। जी सर। क्या जांगल प्रदेश का संबंध महाभारत काल से भी रहा है? जी सर, महाभारत काल में भी जांगल प्रदेश का वर्णन मिलता है। यहाँ पर जो मत्स्य क्षेत्र हुए या फिर जो ये सूरसेन संप्रदाय है जनपद है, उनके साथ ही जांगल प्रदेश का भी वर्णन आता है कि यहाँ पर जो सामान्यतः गणतंत्र थे उनका राज्य था, और ये इनका संबंध भी रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। रामायण से क्या संबंध? रामायण से ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम समुद्र लांघने की तैयारी कर रहे थे, उस समय पर जब ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने तीर संधान किया था, तो उसको फिर जांगल प्रदेश की तरफ ही इधर की दिशा में मोड़ दिया था। तो ऐसी कुछ बातें वहाँ पर देखने को मिलती कौन हैं। सा तीर संधान किया था भगवान श्री राम ने? अभी मैं इसको सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो समुद्र को सुखाने के लिए कुछ अस्त्र था। तो आग्नेस्त्र। हाँ जी सर, बिल्कुल। सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, जाम्बू जी ने कहा था। जी। क्या है इसका मतलब? क्या उपदेश दिया जाम्बू जी ने? सर जाम्बू जी चूँकि ऐसे क्षेत्र से संबंधित थे जो पर्यावरण की दृष्टि से ज़्यादा संपन्न नहीं था, तो उनके जो मूल विचार है वो एक तो व्यक्ति को नैतिक कर्तव्य से जोड़ते हैं, दूसरे पर्यावरण संरक्षण या जीवों की रक्षा से संबंधित है। तो उन्होंने अपने इन विचारों को इस लाइन के माध्यम से ऐसे व्यक्त किया है कि अगर व्यक्ति को अपनी जान की बाजी लगाकर भी पेड़ों की रक्षा करनी हो तो उन्हें हिचकना नहीं चाहिए, जिसका उदाहरण अमृता देवी जैसी वीरांगनाओं ने भी दिया है बाद में। जाम्बू जी के द्वारा विश्नोई संप्रदाय को स्थापित किया गया जी। और बीकानेर क्षेत्र से ही कतरियासर से संबंधित रखने वाले एक और संत हुए हैं जिनका नाम जसनाथ जी है। जी। दोनों गुरुओं की शिक्षा में क्या अंतर आप देख पाते हैं? चूँकि ऐसा कहा जाता है कि दोनों जो संत है वो एक जगह पर मिले भी थे, जिसे कि गोरख मालिया कहते हैं, तो उनकी शिक्षाएं ये है कि दोनों ही पर्यावरण को बहुत अधिक महत्व देते हैं। जैसे कि जसनाती संप्रदाय में भी मोर को पवित्र पक्षी माना जाता है, और साथ ही देखा जाता है कि उनकी शिक्षाएं भी जैसे कि संख्याओं में देखें तो 42 शिक्षाएं जहाँ तक मुझे याद आ रही थी, और गुरु महाराज की जो 29 शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं में नैतिक कर्तव्य हुए या फिर पर्यावरण को बचाना, जीवों की रक्षा, ये कॉमन चीज़ें देखने को मिलती है। आप बीकानेर से संबंध रखते हैं और बीकानेर जाना जाता है भुजिया निर्माण के लिए। जी सर। ऐसा क्या खास है कि बीकानेर का भुजिया इतना वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है? जी हाँ, चूँकि बीकानेर में भुजिया निर्माण बहुत समय से चला आ रहा है। यहाँ पर पहले के टाइम पे भी जब जैसे दालें यहाँ पे खूब होती थी, क्योंकि दाल जैसे मोठ और इन सब चीज़ों से बनती है। दालों का उत्पादन तो राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में भी होता है जी, लेकिन बीकानेर इसका में ऐसा क्या खास है?
जी सर, तो इसका कारण यही बेसिकली माना जाता है कि जो वहाँ की मिट्टी है उसको मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, लेकिन ऐसा सुना है कि वहाँ पे उस मिट्टी को भी नमकीन के साथ मिलाया जाता है। और साथ ही जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस है या फिर जो वहाँ की वर्षा होने की या फिर मिट्टी की जो वहाँ पे गुणवत्ता है उसके कारण से दालें जो होती है विशिष्ट होती है। और साथ ही महाराजा सरदार सिंह के समय से ये बीकानेरी भुजिया का जो निर्माण है वो ज़्यादा अच्छे से होना शुरू हुआ था। तो उस टाइम पे उन्होंने बड़े स्तर पर उद्योगों को या सरदार छोटे सिंह उद्योगों के को समय समर्थन दिया। प्रारंभ हुआ, भुजिया निर्माण तो शायद डूंगर सिंह के काल में प्रारंभ होता है, सर प्रारंभ हुआ, शायद तक मैं समझ पा जैसे रहा हूँ। मुझे जानकारी है। क्या इसे जीआई टैग मिला हुआ है? जी सर, क्या होता है जीआई टैग? जीआई टैग में जो प्रोडक्ट किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है, उसमें उस क्षेत्र से संबंधित कोई विशिष्टताएं या फिर उस क्षेत्र के कारण, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कुछ अलग से गुण आ जाते हैं, तो उनको वहाँ उस क्षेत्र से संबंधित करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है सरकार की ओर से। हाल ही में कच्चा तीबू चर्चा का विषय बना हुआ है, जी सर। क्या है मामला? कच्चातीव भारत और श्रीलंका के बीच एक आइलैंड है जो कि नोमैड आइलैंड, मतलब यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहते हैं, वो एक बंजर आइलैंड टाइप भी हम कह सकते हैं। तो वो इंदिरा गांधी के समय पे श्रीलंका को दे दिया गया था कुछ बाउंड्री इश्यूज रिजोल्व करने के लिए, जिसे तमिलनाडु सरकार समय समय पर उसको विरोध भी दर्शाती रही है, पार्लियामेंट अपनी विधानसभा में उसके खिलाफ प्रपोजल भी लेके आती है। तो वो विवाद का विषय हाल में बना हुआ है। नेपाल में आपने सुना होगा कि वहाँ पर राजाशाही समर्थकों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है कि वे पुनः राजतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। जी। अगर वहाँ पर भविष्य में राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित होती है तो भारत को उसका क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा? चूँकि जो नेपाल की जो राजनीतिक सत्ता अगर वहाँ पर राजशाही स्थापित हो जाती है तो उसका संबंध भारत के ही राजघराने से रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका एक सॉफ्ट इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ देखा जा सकता है। तो इस वजह से देखें कि वहाँ से जो नेपाल के संबंध है वो जो अभी हाल फिलहाल में संबंधों में थोड़ी कटुता चल रही है जो चीन के प्रभाव के कारण है, उनमें सुधार की आशंका है। और साथ ही राजशाही लेकिन अपने आप में एक लोकतंत्र जो अभी वर्तमान में समय चल रहा है उसमें ठीक नहीं है, लेकिन अगर इंडिया की दृष्टि से देखें तो वो लाभदायक हो सकती है। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है रविंद्र जी, अगर आपको राजस्थान में टूरिज्म को प्रमोट करने का अवसर प्राप्त हो जी, तो कौन से 3 कदम होंगे जो आपके द्वारा उठाए जाएंगे जो भी हाल फिलहाल में कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उनसे इतर? तो पहला तो मैं ये करना चाहूँगा सर कि जो राजस्थान के अलग अलग टूरिज्म स्पॉट है उनको एक जगह पर लोगों को आसानी से उनकी एक्सेसिबिलिटी हो पाए या लोगों को जानकारी हो पाए, ऐसा मैं ऐप के माध्यम से या लोगों को ज़्यादा अच्छे से उनके बारे में जानकारी हो पाए, ऐसी जागरूकता या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से करने का प्रयास करूँगा। दूसरी जो टूरिज्म स्पॉट्स है जहाँ पर मैं कार्यरत रहूँगा वहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच हो पाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो रोड कनेक्टिविटीज़ है उनको बनाने का प्रयास करूँगा। तीसरा जो वर्तमान में सरकार कर भी रही है सर्किट बनाना, जो एक अच्छा मुझे लगता है कि प्रयास होता है कि आप एक जगह पर जा रहे हो तो आपको दूसरी जगह पर भी जाने के लिए प्रेरित किया जाए, तो ऐसे कुछ प्रयास मैं भी करने का कोशिश करूँगा। रविंदर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, हाल ही में औरंगजेब को लेकर के बहुत विवाद हो रहा है। जी सर। क्या क्या है विवाद वो? सर, औरंगजेब की जो जहाँ पर उन्हें दफनाया गया था तो वहाँ पर उस जगह को लेकर विवाद है कि औरंगजेब चूँकि एक आक्रांत था या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उस समय का एक बहुत ही क्रूर शासक माना जाता है जो कि बहुत कट्टरपंथ से संबंधित रखते हैं उसको। तो इस वजह से कुछ जो हिंदूवादी नेता है या फिर ऐसे जो लोग हैं जो वहाँ पर मांग कर रहे हैं कि चूँकि औरंगजेब अच्छा व्यक्ति नहीं था तो समाधि को हटा दिया जाए। ये समाधि है कहाँ पे? उनकी औरंगजेब की जो समाधि है वो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। जी सर। तो संभाजी नगर से में औरंगजेब की समाधि होने से ये गर्व की बात है कि शर्म की बात है? आपकी क्या ओपिनियन है? क्योंकि गर्व और शर्म सर अलग अलग दृष्टिकोण से देखें तो अब वहाँ पर संभाजी नगर जो है वो महाराजा संभाजी जो थे मराठा छत्रपति, तो उनका वहाँ पर उनके नाम से वो क्षेत्र का नाम पड़ा है। चूँकि संभाजी औरंगजेब से आजीवन संघर्ष करते रहे थे तो उन दोनों के बीच कहीं ना कहीं राजनीतिक जो उनके बीच की युद्ध की स्थिति जो थी उसके चलते देखें तो वो वहाँ के लोगों के लिए अपने अपमान की बात हो सकती है क्योंकि वो संभाजी को अपने आदर्श के रूप में मानते हैं। और लेकिन औरंगजेब की कब्र होना या समाधि होना उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई खास अंतर पड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक ऐतिहासिक बात हो गई और वर्तमान में हमें उन चीज़ों पर अधिक महत्व तो नहीं देना चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है। तो मतलब हटाना नहीं चाहिए, आपको नहीं लगता? अगर किसी भारत के लोग जो हैं जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि वहाँ के लोग वहाँ पर उस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं हटना चाहिए? संसद में भी इसके ऊपर चर्चा हुई है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? जी सर, मेरी राय में तो समाधि को नहीं हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो उसी स्थान पर जैसे कि औरंगजेब की अगर मृत्यु हुई है तो लोगों को जैसे आसपास के जो लोग हैं या फिर जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित या फिर कोई जो अन्य जो लोग हैं जो औरंगजेब को
ऐसा उस दृष्टि से नहीं देख पाते हैं कि ये क्रूर शासक था, तो उन लोगों को भी वहाँ पर वो रहते हैं। तो साथ ही लेकिन जो अन्य लोगों की जो भावनाएं हैं, जैसे कि हिंदू जो संगठन है उनकी भावनाएं भी है कि समाधि को हटा दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही होना चाहिए कि सरकार को समझाइश करनी चाहिए और जो पुरानी चीज़ें उन्हें उन्हीं हाल पर रखे रहना चाहिए। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आइए रविंद्र जी, बैठिए बैठिए। कैसा लगा रविंद्र जी आपको इंटरव्यू दे करके? आपका क्या असेसमेंट है? कुछ दिक्कतें लगी सर, जैसे कि आप तेज़ बोलना, थोड़ा मैं तेज़ बोलता हूँ ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें बार बार रिपीट करता हूँ, जैसे कि ये बेसिकली वर्ड जो मैं अभी बाहर जाके थोड़ा सोचा कि मैं शायद ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। और कुछ चीज़ें जैसे इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई मुझे कम याद है, तो वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा, देखिए बोर्ड को भी ये लगता है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, निसंदेह एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बोर्ड को भी लगता है। बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा धैर्य रख करके आप जवाब दीजिए। बहुत जल्दी में जवाब देना एक तरीके से क्या होता है, कभी कभी बहुत ही ऐसा लगता है कि यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। इसका कहावत का मतलब जानते हैं, कि घुमा रहे हैं बातों को। तो कहने का मतलब ये है कि बोर्ड आपकी पर्सनालिटी से बहुत ही जल्दी और बहुत कयास लगा के बैठ जाता है, क्योंकि आपके कुछ सवाल से जब आप जवाब देते हैं तो फिर जवाब अच्छे आने लग जाते हैं, तो बोर्ड की एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही बढ़ जाती है। फिर उस एक्सपेक्टेशंस को जस्टिफाई करने के लिए जब आप एंड में जा कर के अपने उत्तर को थोड़ा घुमाने लग जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाता है। तो इस चीज़ से बचिए। जो चीज़ आपको नहीं आती, हर चीज़ का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता। ठीक है। याद रखिएगा कि धैर्य बहुत ज़रूरी है जीवन में, है ना। धीरे धीरे रे मना, क्यों? क्योंकि धीरे से ही सब कुछ होता है। आप अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो चीज़ें बढ़िया नहीं रहेंगी। बाकी आपकी पर्सनालिटी बहुत ही शानदार है। आपने जो काम किए हैं, जिस तरीके से आपने उत्तर दिया है, वो बहुत अच्छा है। बट क्योंकि बोर्ड मेंबर्स का यूनानिमसली ये ओपिनियन है और सामूहिक रूप से उन्होंने इस बात को फील भी किया कि जिस चीज़ पर आपको जवाब नहीं आता, बिल्कुल भी जवाब मत दीजिएगा, कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि वो सवाल आपके उठाएगा आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर कि आप इस तरीके से, इसका मतलब आप पारदर्शी नहीं हैं, आप बस चाह रहे हैं किसी के तरीके से वो जवाब देना। तो ये एक पर्सनालिटी के लिए नेगेटिव ट्रेट है। हर बात पे तो ज़रूरी नहीं है जवाब देना। जैसे कि अब मैंने आपसे पूछा औरंगज़ेब और प्रश्न उसका, वो मुझे भी ठीक नहीं लगा। हाँ, तो वो जो जवाब आपका था वो बहुत ही ऐसा था कि मतलब एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब एक स्टैंड नहीं ले पाया। हालांकि जब भी ऐसे सवाल आए, कंट्रोवर्शियल सवाल, जरूरी नहीं कि ये सवाल आपसे पूछा जाए। सवाल को क्राफ्ट करने का एक बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम आपके पर्सनालिटी को चारों तरफ से देखना चाहते हैं। इसी वजह से बोर्ड आपसे इन सवालों से आपसे सवाल फ्रेम करता है और इसी तरीके से आपसे पूछता है। और फिर उसके ट्रैप में मत फंसिए। आपको सीधे बोलना है कि भारत की संस्कृति ऐसी रही, भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति ऐसी रही है कि हम लोग ने शव, और ख़ास करके जब हमारे फौजी जब किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में रहते हैं तो हमने सम्मान शव को भी लौटाया है। पाकिस्तान के कितनी बार ऐसा हुआ है कि फौजी हमारे यहाँ उनके डेथ कर गए थे, इंक्रोच करने आए थे और यहाँ पर डेथ कर गए, तो उनके फौजी को हम लोग ने कैप्चर किया और उसके बाद उनको सर सम्मान उनको शव को वापस किया। साथ में औरंगज़ेब के बारे में ये कहा जा सकता है कि हिंदू जो उनके सेना में जो मंत्री थे वो सबसे ज़्यादा थे जी। तो ऐसा कहना जज्बाती हो जाएगा कि नहीं, हटाना नहीं चाहिए, ये भी कहना अच्छा नहीं है। ऐसा आप एक ऐसा बैलेंस स्टैंड लेंगे कि देखिए सर, भारत की संस्कृति, जो व्यक्ति जिसको दफना दिया गया है, उस संस्कृति को, भारत की संस्कृति का परिचायक नहीं है कि उसको शव को वहाँ से हटा देना चाहिए। निसंदेह वो एक आक्रांता था, बट समुदाय में अगर किसी समुदाय को कोई दिक्कत होती है तो तालमेल, सामंजस्य बैठा करके कंसेंसस ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करते हुए सरकार को निर्णय लेना चाहिए और पीस डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारे लिए, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा बोल करके आपको बचना है। और कोई प्रोटेस्ट करता है तो प्रोटेस्ट में एक संवैधानिक अधिकार है उनका, तो जब भी फंसे तो तुरंत ही संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना उत्तर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं रविंदर, हम लोग बहुत होप करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। और एकदम धीरे बोलना है, जल्दबाजी नहीं करना, एकदम स्पीड में नहीं बोलना। बाकी आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपकी मूछें बहुत शानदार हैं और आपका मतलब ओवरऑल आप यू आर ऑलरेडी देयर, मतलब हम लोग के हिसाब से आप एक अच्छी कैंडिडेट हैं। बस थोड़े बहुत बदलाव कर लीजिएगा, थोड़ा धैर्य से जाइएगा। कोई रेलगाड़ी नहीं छूटी जा रही, वो आपका अपना समय है।
जी सर, मुझे मेरे जैसे साथ में रहने वाले लोग भी कहते हैं कि मैं तेज़ सही में बोलता हूँ। अभी जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे बोलने की, पर अभी बहुत अच्छा काफ़ी बोल रहे तेज़ हैं, है। अभी तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। जी सर, तो अब इसमें क्या है कि मैं पूरा ध्यान बस स्पीड पे लगा रहा हूँ। उस टाइम पे ये भी सोचना होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं, वो तो स्पीड तेज़ हो जाती है, तो उसको नहीं, कैसे ये कंट्रोल अच्छी करें, आप कुछ बात है। बताओ? ये आप अपने जैसे कि अगर अधिकारियों को अगर आप निर्देश देंगे ना, तो अधिकारी कहें साहब क्या बोले समझ में नहीं आया, जी है सर। ना? तो बहुत तेज़ी से मतलब क्योंकि आप देखिए आपका टेम्परामेंट अलग रहेगा। आप एक ऑफिसर अगर रहेंगे तो आपके कांस्टेबल का टेम्परामेंट वैसा नहीं रह सकता ना, जिस आईक्यू लेवल से आप यहाँ पर एग्ज़ाम को क्लियर करके आए हैं। तो आप उनको ऑर्डर देंगे तो आपके अंदर धैर्यता होनी चाहिए। एक सिविल सेवक का सबसे बड़ा गुण होता है धैर्य होना। वो टेंशन में नहीं आ सकता कभी भी, या फिर कोई तो आराम से जवाब दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं नहीं जा रहा कोई यहाँ तो से इसको ट्रेन किसी की। सुधारने के अगर आपको सुझाव दे इसको पाएँ सर, सुधारने स्पीड की कम कैसे एक करें ही मतलब? सुझाव है कि आप किसी बड़े बुजुर्ग से बात करिए। ये एक सबसे बड़ा सुझाव होगा और ये आपके लिए गोल्डन होगा कि जितने बड़े बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे उतना वो बड़े धैर्य से बात करते हैं। वो बहुत धीरे धीरे बोलते भी, आप भी बोर हो जाएंगे कभी कभी। क्यों? क्योंकि वो बड़े अनुभव के साथ एक एक शब्दों को बोल रहे हैं। यंग जो युवा पीढ़ी होती है वो अनुभव उतना नहीं होता ना, जितना अनुभव बड़े बुजुर्गों के पास होता है, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उनसे एक बार बात करिए, लगातार बात करिएगा। अभी तो काफ़ी समय है इंटरव्यू में आपके, तो आराम से समय है। तो अब मुझे लगता है कि मिडिल में आपका इंटरव्यू कहीं पे आएगा। हाँ, नाम के हिसाब से वही लग रहा हाँ, है। तो मेरा मानना ये कहता है कि जितना बात कर सकते हैं, जितने मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं उतने दीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, मिठाई लेके जरूर आइएगा, जी सर, निसंदेह आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सर। चलिए, शुभकामनाओं के साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।